गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अपन ने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में दो तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है, या तो सीरीज में या पैरेलल में। तो सीरीज के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, इसका मतलब इस तरीके से लगे हैं C1 C2, तो इसकी नेट कैपेसिटी क्या आएगी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये क्या था, सीरीज। ठीक। और पैरेलल में क्या होता, पैरेलल में एक कैपेसिटर इस तरीके से और दूसरा जस्ट उसके नीचे, और ये C1 C2, तो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है वो आती है C1 प्लस C2। इसमें कैपेसिटी कम हो जाती है और इसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमने पिछली क्लास में जो है वो सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं जिसके अंदर हमको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि सीरीज है कि पैरेलल है। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस आज देख लेते हैं अपन, और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी बता देता हूं। ठीक, चलिए देखें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इधर देखें। कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये 3 माइक्रोफेराड का, ये भी 3 माइक्रोफेराड का, और ये भी 3 माइक्रोफेराड। व्हाट इज द कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और बी के बीच में क्या कैपेसिटी है ये हमको बतानी है। ए और बी के बीच में क्या कैपेसिटी है, लेकिन इस केस में यहां से एक वायर यहां जुड़ा हुआ है और यहां से एक वायर यहां जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बताएं क्या आपको क्या लगता है, ये तीनों काय में है। तो देखने में पहली बार में क्या लगता है सीरीज में, लेकिन वो सीरीज में नहीं है। ठीक है, अब कोई बोलेगा पैरेलल में, तो ऐसे कैसे बोलोगे कि पैरेलल में है कि सीरीज में। तो उसके लिए क्या करना, एक तरीका है जिसको बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम है उनको सेम नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या बोला मैं, जिनका पोटेंशियल सेम है ना उनको सेम नाम दे देते हैं। तो पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल means directly connected by wire, directly connected by wire has same name। उनका नाम ही सेम दे देते हैं, क्योंकि जब पोटेंशियली सेम है तो नाम भी सेम दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो किसका नाम सेम देंगे। तो ये वाला ए है, तो ये वाले पॉइंट का नाम भी ए दे सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है। अब जब ये ए है तो इसका नाम ए नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर ड्रॉप्स वोल्टेज, ये वोल्टेज कम कर देगा, तो इसके बाद वाले का नाम ए नहीं होगा। फिर किसका ए होगा, तो ये डायरेक्ट यहां से यूं जुड़ा हुआ है ना, तो इसका नाम फिर से ए होगा। और ये यहां से इधर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम बी होगा, और ये बी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसका नाम बी होगा। इस तरीके से पूरे फिगर में सिर्फ दो नाम मिल रहे हैं, ए और बी। तो सबसे पहले क्या करना है कि ए नाम का यहां बना लेना और बी नाम का यहां बना लेना, और बोल देना हमें ए और बी के बीच में कैपेसिटी निकालनी है। तो ये जो दो वायर्स हैं इनके बीच में कैपेसिटी निकालनी। अब क्या करना है कि एक एक कैपेसिटर उठा के लाना है इधर से। तो पहले ये ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, उसको उठा के लाना और ए और बी के बीच में यहां लगा देना 3 माइक्रोफेराड का। जिसको ले आया उस पर टिक कर दिया। अगला वाला बी और ए के बीच में लगा है, तो बात तो ये बी और ए के बीच में लगाओ या ए और बी के बीच में लगाओ। तो ये यहां से बी देखा, ए देखा, इसके बीच में 3 माइक्रोफेराड का लगा हुआ है, ये 3 माइक्रोफेराड का यहां लगा दिया। फिर ए और बी के बीच में अगला लगा हुआ है, तो ये ए और बी के बीच में फिर अगला लगा हुआ है, ये फिर 3 माइक्रोफेराड का है, ये इसके उठाया यहां से यहां लगा दिया। तीनों कैपेसिटर्स नीचे आ गए। ठीक है, सभी ए और बी के बीच में लगे थे। तो क्या ये सब एक ही पोटेंशियल पे थे, तो उसका आंसर है हाँ। इसका मतलब दे आर इन पैरेलल, तो ये पैरेलल में थे। ठीक है, तो ये जब तीनों पैरेलल में होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि पैरेलल में सब जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब 3 माइक्रोफेराड प्लस 3, तो आंसर विल बी 9 माइक्रोफेराड। तो ये जो सीरीज में दिख रहे थे पैरेलल में निकले और 9 माइक्रोफेराड के।
ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड समझ में आया। सेम पॉइंट पे बैठे हुई चीजों को एक ही वायर से जोड़ा जा सकता है, या एक ही वायर से डायरेक्टली जुड़े, बीच में कैपेसिटर नहीं, वो सेम पोटेंशियल में होते हैं और सेम जो पोटेंशियल में होते हैं उनको सेम नाम दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नोट कर ले फटाफट इसको। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मेथड है, और भी मेथड्स हैं बीच बीच में आते जाएंगे, ये वाला मेथड अभी नया बताया। चलिए इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस देखें। पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर 4 कैपेसिटर्स लगे हैं, दूसरे में भी 4 हैं, ए और बी के बीच में हमें कैपेसिटी निकालनी। जिसको आ रहा हो पॉज करके ट्राई कर ले, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा हो देखें। यहां पे सबसे पहली चीज, ये वाला पॉइंट बी है, इसके और इसके बीच में निकालना है ना, तो इसको बी बोलेंगे तो इसको भी बी बोल सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि सेम वायर से जुड़ा हुआ है, ये वहां से यहां तक सब एक ही वायर है ना, बीच में कैपेसिटर नहीं है, तो ये बी है तो ये भी बी है, और यहां से यूं लेंगे तो ये वाला भी बी है, और ये बी है तो ये वाला भी बी है। कैपेसिटर आया ही कहां बीच में, ये भी बी है। बस अब ये बन गए सारे। अब तुम्हारे पास 2 ही पॉइंट्स बचे, एक बचा ए और एक बचा बी। हम इसको रिड्रॉ कर लेंगे, तो ए यहां पे बना देते हैं और बी यहां पे बना देते हैं, और कैपेसिटर्स उठा उठा के लगाएंगे। ए और बी के बीच में एक सी लगा हुआ, ये सी लगा, फिर ए और बी के बीच में एक और सी लगा हुआ, ये एक और सी लगा हुआ, फिर ए और बी के बीच में एक और सी लगा है तो ये एक और सी लगा है, फिर ए और बी के बीच में एक और सी लगा है तो ये एक और सी लगा है। कुल मिला के चारों सी पैरेलल में है, इसलिए इसका आंसर है 4C। ठीक, चलिए इसके पड़ोस में आ जाए। ये अगर पॉइंट बी है तो ये भी बी होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि सेम वायर से जुड़ा है। ये बी है तो ये बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, तो ये बी है तो ये बी होगा। अब ये ए है और इसका तो कहीं से भी नहीं आ रहा, तो इसका नया नाम देना पड़ेगा सी। ये समझ में आई बात? तो कहीं से जुड़ा ही नहीं है ना डायरेक्ट वायर से, तो ये पॉइंट ए है तो इसको ए भी नहीं बोल सकते, ये बी है इसको बी नहीं बोल सकते, तो इसको कोई नया ही नाम दे दिया सी। अब हमें तो ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए जो है वो इधर बनाओ कहीं पे और बी इधर बनाओ कहीं पे, और एक बीच में सी और बना दो। ठीक है, यहां कहीं पे सी बना दो। 3 पॉइंट्स हो गए ना, पहले 2 थे तो 3 हो गए, तो 3 पॉइंट्स हो गए, तो 3 में उठा उठा के लगाएंगे। सबसे पहले बी और सी के बीच में 6 माइक्रोफेराड, बी और सी के बीच में 6 माइक्रोफेराड। ठीक, फिर से बी और सी के बीच में 8 माइक्रोफेराड, तो ये वाला बी और सी के बीच में फिर से 8 माइक्रोफेराड, ये सी है। फिर से बी और सी के बीच में 4 माइक्रोफेराड, तो बी और सी के बीच में अब की बार 4 माइक्रोफेराड, ये भी लग गया। अब एक ही बचा, वो है ए और सी के बीच में 9 माइक्रोफेराड। तो देखो ए और सी, ये सी है और ये ए है, ए और सी के बीच में 9 माइक्रोफेराड, और निकालना हमको ए और बी के बीच में। देख लो एक बार जरा आराम से कैसे किया है मैंने। जो इधर लगे हुए हैं उठा उठा के नीचे लगाए, जो जो उठ गए उस पर टिक लगा दिया। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 9 माइक्रोफेराड, सी और बी के बीच में 4, 6, 8 ये। अब बताओ कौन से पैरेलल में चले गए? तो पहले अपन ये 3 पैरेलल के सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इससे सीरीज में लेंगे। अब पैरेलल में तो जुड़ जाते हैं सीधे सीधे, तो 6 और 4 10 और 8 18 जुड़ गया 18। तो ये वाला जो 9 है ये ऐसा आ गया 9, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक के होगा 18। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया ए। अब तुम्हारा 9 और 18 सॉल्व करना बचा है। 9 और 18 जो है वो कायम है सीरीज में। सीरीज में मैंने ट्रिक बताई थी, एक दूसरे का डबल है, एक दूसरे का डबल हो तो उस केस में बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 आंसर होता है। तो इट इज 18/3, तो आंसर इज 6 माइक्रोफेराड। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक दूसरे का डबल हो तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3। चलिए नोट कर लें फटाफट। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ लिया, इसको बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड या सेम पोटेंशियल पर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज द सेकेंड मेथड विच इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीट यानी गेहूं, स्टोन यानी पत्थर, ब्रिज यानी पुल, गेहूं पत्थर पुल। बेसिकली व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम, और साइंटिस्ट ने एक ब्रिज बनाया था। ब्रिज मतलब ऐसे लकड़ी का या पत्थर का नहीं
कैपेसिटर्स का ब्रिज है। कैसा दिखता है ये? तो एक कैपेसिटर इधर लगा रहता है, दूसरा कैपेसिटर यहां रहता है, तीसरा इस साइड और एक चौथा इस साइड, ऐसे 4 लगे रहेंगे, जिसके अंदर यहां पे बैटरी का कनेक्शन होगा। ठीक है, यहां पे बैटरी का कनेक्शन होगा और जो ब्रिज कैपेसिटर है वो यहां लगा रहेगा। ये कैपेसिटर बीच में ब्रिज बनाता, ऐसा पुल जैसा लग रहा है ना यहां से यहां जाने के लिए। तो इसके अंदर विशेषता यह है कि अगर इसकी कैपेसिटी C1 हो, इसकी C2 हो, ये C3 हो, ये C4 हो और इसकी C हो, तो ऐसे केस में क्या है कि अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, यानी क्या, C1 इफ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 हो, अगर ऐसा हो तो यह ब्रिज बैलेंस्ड ब्रिज है। ठीक है, तो यह ब्रिज बैलेंस्ड है। अब ये ब्रिज बैलेंस्ड है का मतलब क्या कि दिस अपॉन दिस अगर दिस अपॉन दिस के बराबर है तो बैलेंस है, और बैलेंस यदि होगा तो बीच वाले में से चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है, देन नो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द ब्रिज, मीन्स सी। जब सी में से चार्ज ही नहीं जाएगा तो उसके होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर अपन उसको हटा भी दें तो भी चलेगा, अगर अपन उसको हटा भी दें तो भी चलेगा। तो हमने इसको हटा दिया, हटा दिया तो क्या हुआ कि अब ये दोनों सीरीज में आ गए। नाउ रिमूव सी, सी को रिमूव कर दो। उसके बाद देखो तो ये C1 और ये लाइन यूं करके यूं गई और ये C2 दे आर इन सीरीज। C1 एंड C2 आर इन सीरीज। सिमिलरली C3 एंड C4 आर इन सीरीज, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, तो ये तो डायरेक्ट हो गया ना। पहले क्या हो रहा था कि बीच में से वायर निकल रहा था, परेशान कर रहा था, लेकिन इसको तो हमने हटा ही दिया। जब हटा दिया तो ऐसा हो गया, जब ऐसा हो गया तो डायरेक्ट चला गया इधर से। ठीक है, जब डायरेक्ट चला गया तो C3 एंड C4 आर इन सीरीज। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। और फिर क्या होगा कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसका और इसका, वो पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि ये लाइन ऐसी और ये लाइन ऐसी, और ये दोनों पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, अच्छा बता देता हूं कैसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल खा लो, एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल खा लेते हैं। ये बन गया भाई, मान लो कि ये वाला 3 माइक्रोफेराड का, ठीक है, ये वाला 6 माइक्रोफेराड का, ये 12 माइक्रोफेराड का, ये 3 माइक्रोफेराड का, ये 6 माइक्रोफेराड का है। और उसने बोला कि एक वायर यहां से निकाल दिया, एक वायर यहां से निकाल दिया। उसने पूछा कि ए और बी के बीच में बताओ कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, ए और बी के बीच में बताओ कितनी कैपेसिटी। तो सबसे पहले देखना कि ये डायग्राम और ये डायग्राम, इसका फोटो खींच लो दिमाग में। ठीक है, इसका क्या करो, पहले फोटो ले लो। मोबाइल में फोटो नहीं लेना, दिमाग में फोटो खींच लो इसका, दिमाग में। ठीक है, दिमाग में 110 मेगापिक्सल, 500 मेगापिक्सल, सॉरी 500 मेगापिक्सल की आंखें हैं अपनी। ठीक है, साइंटिस्टों ने प्रूव किया है, और इतना आगे तक कैमरा बना ही नहीं है अभी 500 मेगापिक्सल का। उससे फोटो खींच लो इसका। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या इसमें है? 6 अपॉन 12 इक्वल टू 3/6, तो उसका आंसर है 6/12 इज इक्वल टू 3/6। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसका मतलब ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो फिर अपन क्या करेंगे, बीच वाला हटा देंगे। तो ये हमने हटा दिया बीच वाला। अब ये डायरेक्ट इसके साथ सीरीज में, 6 और 12 सीरीज में एक दूसरे का डबल, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हो गया 4 माइक्रोफेराड। बिजली सा कैलकुलेशन आना चाहिए। ये 3 है, ये 6, ये इसका डबल है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2 माइक्रोफेराड।
ये दोनों 2 माइक्रोफेराड के, ये दोनों 4 माइक्रोफेराड के, आपस में लग गए पैरेलल में जुड़ जाते हैं, तो 4 और 2 हो जाएंगे 6 माइक्रोफेराड। ये इसका आंसर। अगर ये रिमूव नहीं होता ना तो तुम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि यहां से यूं सीरीज बनाने की कोशिश करते, बीच में से निकल जाता, इसकी सीरीज बनाते, ये बीच में से निकल जाता है, तो बीच में तकलीफ दे रहा था। ठीक है, तो उस केस में हमने इसको रिमूव कर दिया। अब पहला प्रश्न, ऐसा क्यों करते हैं, क्या सबूत है कि इसको रिमूव किया जा सकता, मतलब क्या लॉजिक है। ठीक है, रिमूव कर देते हैं, मेथड है, तो उसका आंसर अभी नहीं बता सकता। वो किरचॉफ लॉ पढ़ाने के बाद ही मैं समझा पाऊंगा कि रिमूव क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसमें से करंट ही नहीं जाता। अभी तुम ये समझ लो कि देयर इज नो चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, वो ऐसा अपने आप ही बैलेंसिंग हो जाती है कि उसमें करंट ही नहीं जाता, और करंट नहीं जाता इसलिए रिमूव कर देते हैं। पर ये प्रूव करना कि करंट नहीं जाता वो अभी नहीं हो पाएगा, वो किरचॉफ लॉ पढ़ाने के बाद मैं प्रूव कराऊंगा कि करंट क्यों नहीं जाता। तो अभी तुमको सिर्फ क्या मान लेना, करंट नहीं जाता। दूसरी चीज, मान लो कि उसने ऐसा का ऐसे डायग्राम दे दिया और ये 12 की जगह 32 कर दिया, 100 कर दिया, कुछ भी कर दिया। जैसे ही कुछ भी करोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा कि नहीं, तो उसका आंसर है हाँ कहलाएगा, पर वो कहलाएगा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा, तो उसका आंसर है वो तो पूछते ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछते नहीं। क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उसका सॉल्यूशन 2-2 पेज 3-3 पेज का जाता। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मान लो कि पूछ लिया, तो मान लो तो पूछ लिया तो फिर मैं पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, पढ़ाने से कहां मना किया, तो हम उसको पढ़ाएंगे किरचॉफ लॉ के द्वारा। ठीक है, किरचॉफ लॉ के द्वारा तुम ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो ऐसा लॉ है जिससे कुछ भी करा जा सकता है। तो तुम्हारा प्रश्न ये हो रहा होगा कि फिर वही पढ़ा दो ना, पहले एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 20-20 मिनट लगते हैं, इतना लंबा लॉ लगता है, तब जाके आंसर आता है, लेकिन आ जाता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, इतना कम समय कर सकते हैं अपन उसका, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते। तो 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन होता है, कोई सी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, नीट में, आईआईटी में 1 मिनट में क्वेश्चन करना रहता है, लेकिन ये 2-2.5 मिनट लेता है। परंतु यदि क्वेश्चन आ ही गया तो हम कर देंगे। एक आध किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जो थ्योरी टाइप का है उसमें जल्दी टिक मार के उसका समय चुरा के इधर साइड लगा लेंगे, किरचॉफ लॉ से कर देंगे, मतलब क्वेश्चन आएगा तो हम कर ही देंगे। ठीक है, तो इसलिए भले ही व्हीटस्टोन भी जाता हो ना आता हो, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, तो अनबैलेंस्ड ना भी आता होगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये समझ में आ गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, P/Q इक्वल टू R/S, और यदि P/Q R/S के बराबर होगा तो बीच का उड़ा देने का। ठीक है, और सॉल्व कर लेने का। चलो नोट कर लो फटाफट। अब अच्छा एक चीज पहले बता दूं, ये बदमाश है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये अपना भेष बदल बदल के आता, जैसे रावण भेष बदल के सीता का हरण करके ले गया था ना, ऐसे भेष बदल लेगा, तुमको लगेगा ही नहीं कि व्हीटस्टोन है। ठीक है, तुम लोगों को पता नहीं कौन सा सर्किट आ गया, वो अंदर से व्हीटस्टोन निकलेगा बाद में। ठीक है, तो बहुत पहचानने की कोशिश करना, ये भेष बदल बदल के आता है। ठीक है, बहुरूपिया है, ये भेष बदलेगा। अभी 2-3 भेष तो मैं ही दिखा दूंगा तुमको, फिर भी ये बदलेगा, और भेष बदलेगा तो तुम्हें पहचानना है। पहचानो कौन, ये पूछेगा पहचानो कौन, तो पहचान लेना। ठीक है, जो भी है वो व्हीटस्टोन ही है, और व्हीटस्टोन में 99.9% बैलेंस्ड ही होता है। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर वही सॉल्व हो सकता। चलिए फटाफट नोट कर लिए, व्हीटस्टोन के क्वेश्चन कराते हैं फिर। चलिए आ गया क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करके बताएं, पॉज का बटन दबाएं, फटाफट आंसर निकाल के बताएं। हो गया, तो देखें इसका आंसर पंद्रह माइक्रोफेराड 15 माइक्रोफेराड आंसर है इसका, हाँ कि ना। किसी का आया 15 माइक्रोफेराड, कुछ और आ रहा है, एक बार फिर से सॉल्व करके देखूं क्या। ये इसका डबल, ये वाला इसका डबल, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 2 माइक्रोफेराड, ये इसका डबल बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 4 माइक्रोफेराड। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है इसलिए तुमने हटा दिया, दोनों को जोड़ा तो आंसर आया 6 माइक्रोफेराड। क्या तुमने ऐसा किया है? अगर ऐसा किया है तो ये सरासर गलत। उसका रीजन ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं।
अरे कहां से व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा तुमको, बताओ ना। मैंने अभी तुमको बोला वो बेज बदल बदल के आएगा, तुम्हें पहचानना है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ही नहीं, तुमने कैसे समझ लिया? देखें यहां पे तुम बोल रहे हो कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो रहा है, वो सब सही है, लेकिन पूछा तो कैपेसिटी ए और बी के बीच में है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज तो पी और क्यू के बीच में बनता है, पॉइंट बदलने से कैपेसिटी बदल जाती है, ब्रिज भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो जिसने गलत कर दिया, पहचानो कौन प्रतियोगिता में फेल हो गया, और जिसने सही कर दिया वो जीनियस। ठीक है, उसकी कोई बात ही नहीं है कि उसको समझ में आ गया एक बार में कि, इसीलिए पहले ही बता दिया, भेज बदलेगा पहचानो, हो सकता वो हो ही ना, जबरदस्ती तुमने व्हीट स्टोन मान लिया। हमने बोला कि ए और बी के बीच में निकालो, तो ए और बी के बीच में तो ये दो वायर्स है ना, इनका क्या लेना देना उसका? अब ये तो है ही नहीं, तो अब मिटा भी सकते हो यहां से। अब जब मिटा सकते हो तो ये बताओ कौन किस में? तो ये वाला 3 इस 6 के साथ सीरीज में, देखो डायरेक्ट ही तो है, कोई वायर थोड़ी बीच में। जिन दो वायर्स के बीच में निकालना बस वही काम का है ना। तो ये वाला इसका डबल है, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3 यानी 6 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा ये। तो ये वाला कितने माइक्रोफेराड का? 2 माइक्रोफेराड का। अब ये वाला 9 माइक्रोफेराड का ऐसे ही लगा रहेगा, ये 9 माइक्रोफेराड का। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? ये 6, ये 12, ये इसका डबल, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 4 माइक्रोफेराड का। तो ये 4 का हो गया। अब इसके और इसके बीच में निकालना है, तो व्हीट स्टोन थोड़ी हटेगा, ये तीनों पैरेलल में है आपस में। आ रही बात समझ में? तो ये पैरेलल में कितने हो गए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 आंसर है इसका, 15 माइक्रोफेराड। घपला खा गए बहुत सारे पहले ही क्वेश्चन में। चलिए दूसरा देखते हैं। ठीक है, पहचानना है व्हीट। देखें दूसरा क्वेश्चन, ए और बी के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, और ये सभी 6 माइक्रोफेराड के। ठीक है, सभी 6 माइक्रोफेराड। बताएं कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने व्हीट स्टोन बता दिया तो व्हीट स्टोन के ही क्वेश्चन दूंगा, पहले भी तो मेथड्स बता रखे हैं ना, पॉइंट पोटेंशियल भी बता रखे हैं। तो ये वाले मेथड में सबसे पहले अपन पॉइंट्स देंगे। ठीक है, जब ये ऐसा दिखा, अच्छा तुम्हें कोई सा भी सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? मतलब ये वाला किसी के साथ सीरीज में है क्या? नहीं है ना, इसके दोनों सिरों से जुड़े ही नहीं है, ये अलग से है। और ये वाला भी किसी के साथ पैरेलल में नहीं है, ये दोनों सीरीज में इसलिए नहीं क्योंकि बीच में से वायर निकल गया, ये दोनों इसलिए सीरीज में नहीं, बीच में से वायर निकल गया। पैरेलल ये दोनों इसलिए नहीं क्योंकि दोनों सिरों से जुड़े नहीं। तो कुछ भी तो कहीं पे भी नहीं है कि दिख रहा है कुछ तुमको। तो फिर जब नहीं समझ में आएगा तो पॉइंट्स देने पड़ेंगे। पॉइंट्स देने पड़ेंगे तो देखो, इसका नाम ए है तो इसका नाम ए होगा क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसका नाम ए है तो इसका नाम ए नहीं होगा क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। इसका नाम बी है तो इसका नाम बी होगा क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा है। इसका नाम बी है तो इसका नाम बी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। इसका नाम ए है तो इसका नाम ए नहीं हो सकता क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। इसका बी नहीं हो सकता, बीच में कैपेसिटर आ गया। इसका मतलब नए नाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो नए नाम दे दो, उसमें क्या है, अपने पास बहुत नाम है, जेड तक है। इसका सी दे दो, इसका डी दे दो, 4 ही तो नाम हुए। जितने पॉइंट से उतने नाम दिए जाएंगे। 4 नाम दे दिए एबीसीडी। अब निकालना किस किस के बीच में, ए और बी के बीच ना। तो ए को यहां बना लेना, बी को यहां बना लेना। अब बचे सी और डी, तो उसको ऊपर नीचे कहीं भी बना लो। अभी जब पिछली बार 3 थे तो मैंने यहां बना लिया था, 4 आए तो यहां बना लेना, 5 आ जाए तो यहां बना लेना, 6 आ जाए तो यहां बना लेना, कुछ भी बना सकते हो तुम, कहीं भी फैला दो लेकिन उसको, ताकि बीच में कैपेसिटर लगाए तो दिखे क्लियर। अब फैला दिया मैंने। ए और सी के बीच में एक लगा दो भाई, 6 माइक्रोफेराड का। फिर सी और डी के बीच में एक लगा, तो सी और डी के बीच में एक और लगा दिया। फिर डी और बी के बीच में एक लगा, डी बी कहां है, ये रहा डी बी, इनके बीच में एक लगा दिया। फिर ए और डी के बीच में एक लगा, ए और डी के बीच में एक लगा हुआ। फिर उसके बाद सी और बी के बीच में एक लगा, सी और बी के बीच में लगा। और ये सब 6 माइक्रोफेराड के। क्या ये कैपेसिटर्स व्हीटस्टोन ब्रिज में है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों सिरे ही तो खुले रहने चाहिए था। और दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस भी हो रहा है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड भी है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो बीच का 6 माइक्रोफेराड उड़ जाएगा। ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं। तो ये वाला आ जाएगा इसके साथ सीरीज में डायरेक्ट ऊपर। तो 6 और 6 सीरीज में कितने हो गए? 3। तो ये वाला हो गया 3 माइक्रोफेराड का। फिर ये 6 और ये 6 फिर सीरीज में आ जाएंगे, कितने हो गए? 3। तो फिर ये वाला 3
अब ये दोनों आपस में काय में आ गए, पैरेलल में, तो 3 और 3 पैरेलल में जुड़ जाएंगे, तो C इज इक्वल टू 3 + 3 पैरेलल में होगा 6 माइक्रोफेराड। तो इसका आंसर 6 माइक्रोफेराड आएगा। इसका मतलब इतने घपला सपला करा हुआ हटा के एक 6 का लगा दो, काम चल जाता। दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट। अब एक यहां पे एक नोट याद रखें ताकि अगली बार इतना सॉल्व नहीं करना पड़े। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी कैपेसिटर एक जैसे हैं, सभी कैपेसिटर एक जैसे हों, तो आंसर भी वही होता है, हां कि ना? क्या सभी कैपेसिटर एक जैसे थे? 6 6 6 6 6, तो क्या आंसर भी वही है? तो बोला हाँ वही है। तो अगर सभी कैपेसिटर एक जैसे हो तो आंसर भी वही होता है। ठीक, लिख लें फटाफट। देखिए नया क्वेश्चन आ गया। कितने कितने लगे हुए? 3 6 9 18 1। अब इसमें यह बताएं कि क्या ये दोनों सीरीज में है, तो उसका आंसर नहीं है। अच्छा, पॉइंट देने का भी कोई फायदा नहीं, इसको ए दे दोगे, इसको बी दे दोगे, तो इसको सी, इसको डी ऐसे देने पड़ेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखें, ध्यान से देखें इसको। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड भी है। अब तुम बताओ कहां व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तुमको? व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम ऐसा होता है। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इधर साइड 2 वायर रहते हैं, इन्हीं में निकलता है, और ये वाला बीच का ब्रिज होता है। ये डायग्राम होता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो और इसको देखो। मैं यहां पे गोले बना रहा हूं। ये कैपेसिटर यहां है, ये वाला यहां है, और इधर वाला यहां है, और एक यहां है, मतलब ये दोनों है, और ये है ब्रिज। तो ये रहा बीच का ब्रिज। देखें, ध्यान से देखें। बस डिजाइन यूं हुआ है कि ये जो यूं होता था वो नीचे खिंच गया, उससे क्या फर्क पड़ता? दोनों एक जैसे हैं और बैलेंस्ड भी हैं, क्योंकि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो रहा है। 3/6 हाफ होता है और 9/18 भी हाफ ही होता है। इसका मतलब ये जो 1 माइक्रोफेराड का है ये गया। ये जब गया तो इसको यहां से और यहां से उड़ा ही, तो कोई काम का ही नहीं है, ये हवा में लटके रहने दो उसको। अब देखो ये पूरी लाइन क्लियर हो गई, ये सीरीज हो गई। एक दूसरे का डबल, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, बड़ा वाला है 6 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब हो गया 2 माइक्रोफेराड का। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये ऐसे हो गई 2 माइक्रोफेराड। ये तो उड़ी गया। अब ये 9, ये 18, ये इसका डबल, तो बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, 18 डिवाइडेड बाय 3, यानी हो गया 6 माइक्रोफेराड। और एक ये 1 माइक्रोफेराड का और लगा हुआ ही है नीचे, अभी इसका कुछ हुआ ही नहीं है। और इधर साइड पॉइंट ए है और इधर साइड पॉइंट बी है। सही है। अब ये तीनों क्या पैरेलल में आ गए, तो जुड़ जाएंगे। तो 2 + 6 + 1, 6 और 2 8, और एक 9 माइक्रोफेराड। दिस इज द आंसर। बताया था ना मैंने, बेस बदल के आएगा, तुम्हें पहचानना है। पहचानो कौन? तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज जो छुप के यहां पे आया था। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूं, दूसरे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। अब तुमको ये जब भी आएगा बीच में तो आपको पहचानना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। अब एक दूसरा कंसेप्ट देखें। मान लो कि उसने एक कैपेसिटर दिया, इस तरीके से 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, यूं करके ऐसे वायर लगा दिया। ये ए है, ये बी है। बताओ ए और बी के बीच में कितनी कैपेसिटी? फटाफट बताएं। तो देखिए इसका आंसर है ए और बी के बीच में 3 माइक्रोफेराड की कैपेसिटी। अब क्यों 3 माइक्रोफेराड है? ये बचे हुए 6 का क्या हुआ? तो उसको बोलते हैं बाईपास हो गया।
इट इज कॉल्ड बायपास सर्किट। बायपास सर्किट, बायपास सर्किट में क्या होता है, जैसे इसका नाम ए है, तो यहां से मान लो चार्ज बहना चालू हुआ, यहां आगे जाएगा, यहां आगे जाएगा तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक नीचे और एक इधर। या तो वो नीचे से यूं करके इधर साइड चला जाए, या फिर डायरेक्ट इन कैपेसिटर से होते हुए जाए। लेकिन जब कैपेसिटर से होते हुए जाता है तो कैपेसिटर को चार्ज पकड़ लेता है, यानी चार्ज को कैपेसिटर पकड़ लेता है, तो चार्ज वहां से बच के जाता है और लीस्ट पोटेंशियल, लीस्ट रेजिस्टेंस वाली जगह से होके जाता है, लीस्ट रेजिस्टेंस वाली जगह से होके जाता है। तो उसके लिए आसान रास्ता यह है, इधर से निकल जाना। तो इसको बोलते हैं, उसने उसको बाईपास कर दिया, हिंदी में बोलते हैं कल्टी कर गया। ठीक है, पतली गली से निकल गया, पतली गली। ठीक, तो ये पतली गली से निकल जाता है, तो ये दोनों कैपेसिटर देखते रह जाते हैं कि आएगा हमारा चार्ज, हमें चार्ज करेगा, वो साइड से निकल जाता है, बेचारे भूखे रह जाते हैं, इसलिए इनके कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। तो बस चार्ज यहां से जाएगा और यूं करके इधर बाईपास हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना है, 3 माइक्रोफैराड। अब अपन लॉजिकली तो ये बता दिया, मैथमेटिकली भी बता सकता हूं। कैसे, जैसे इसका नाम बी है तो इसका नाम भी बी होगा, और ये वाला वायर डायरेक्ट जुड़ा है तो इसका नाम भी बी होगा, और इसका नाम ए है। अब बीच में क्या हुआ कि एक पॉइंट मिला ए और एक पॉइंट इधर मिला बी, इसके अलावा तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब लगाओ ए और बी के बीच में 3 माइक्रोफैराड, ये लगा दिया भाई, 3 माइक्रोफैराड टिक कर देना ऊपर, ये वाला लग गया। अब बी और बी के बीच में 6 और 6 को मैं सीरीज में लेके 3 भी बोल सकता हूं, क्योंकि दो एक जैसे तो डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 का 1 लगा हुआ है। लेकिन ये लगा किसके बीच में, बी से चालू हुआ और बी पे ही खत्म हो गया, यानी ऐसा हुआ बी से चालू हुआ और बी पे ही खत्म हो गया। ये 6 माइक्रोफैराड का और ये 6 माइक्रोफैराड, ऐसे ही हुआ ना, बी से चालू हुआ बी पे खत्म हुआ ये लाइन, तो बी से चालू हुआ बी पे खत्म हुआ। अब हमें तो इसके और इसके बीच में कैपेसिटी निकालनी थी। अब अगर कोई करंट जाएगा भी तो यहां से डायरेक्ट यूं जाएगा ना, उस से क्यों घूम के जाएगा। तुम ये बताओ कि ये प्लग है तुम्हारा, ऐसा प्लग समझते हो ना, अंदर की तरफ जो प्लग डाल देते हैं, अरे इसके अंदर लगा रहता है ये वाला प्लग, ये समझते हो ना, ये वाला प्लग। ये प्लग जो है इसको यहाँ पे यूं लगाएंगे अपन, तो ये जो अपन प्लग लगाएंगे, तो अगर मान लो मैंने यूं करके एक बल्ब यूं जोड़ा और इधर लगा दिया तो ये तो जलेगा, लेकिन मैंने बल्ब यहां से निकाल के इसी में डाल दिया तो ये जलेगा क्या, किसी काम का है क्या, वो एक ही में से निकाला उसी में डाल दिया, तो ये वाला बल्ब जलेगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि 2 प्लग्स कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहां तो ऐसे ही हो रहा है ना, इसी से निकला इसी में चला गया, तो ये तो यूजलेस हो गया। यूजलेस हो गया तो फिर काम का कौन रह गया, सिर्फ 3 माइक्रोफैराड वाला काम का रह गया। इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड है। इसको बोलते हैं बाईपास सर्किट। तुमने नाम सुना होगा, कोई से भी शहर का एक बाईपास होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मुंबई बाईपास, यानी मुंबई से अंदर से होते हुए ना जाते हो, बाहर ही बाहर निकल जाएंगे अपन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाईपास, यानी बाहर के बाहर निकल जाना। तो ये करंट यहां से जाएगा, बाहर के बाहर निकल के इधर चला जाएगा, इसको बोलेंगे बाईपास सर्किट, ठीक है। और भी एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो कि ये कैपेसिटर एक लगा है, ये दूसरा लगा है, तीसरा लगा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर उसने क्या कर दिया, यहां से डायरेक्ट यहां जोड़ दिया, तो ये बाईपास हो गए दोनों। लेकिन यहां से यूं जोड़ा तो अब ये बाईपास नहीं हुआ, ये पैरेलल में आ गए। पहला क्वेश्चन जो आज कराया था वो था, ठीक है। परंतु ये हटा दिया तो ये दोनों बाईपास हो गए, क्योंकि यहां से करंट गया और यूं चला गया। अगर ये लगा रहता है ना, तो यहां से करंट जाता है, मान लो यहां पहुंचता है, तो फिर इसके पास 2 रास्ते हैं, इधर जाता है तो फिर इधर से जाना पड़ता है, इधर जाता है तो इधर, इसका मतलब इसमें से जाना पड़ेगा, इसलिए पैरेलल कहलाएगा ये वाला कनेक्शन। ये बाईपास नहीं है। बाईपास में क्लियर कट रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाने की सुविधा होनी चाहिए। जैसे यहां से डायरेक्ट इधर, तो इधर से गया, यहां से आया, इधर से गया, इधर से गया। मान लो ये 6 माइक्रोफैराड का है, ये भी 6 माइक्रोफैराड का है, तो ये वाला बाईपास हो गया आपकी बार, तो आंसर इसका आ गया 6 माइक्रोफैराड। ये अगर 16 माइक्रोफैराड का होता तो इसका आंसर 16 होता, क्योंकि 6 बाईपास हो गया होता। क्लियर हुई बात। तो बाईपास कब होगा, जब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इधर से इधर की तरफ, ठीक है। तो नोट कर लें इस वाले को भी, बढ़िया कंसेप्ट है बाईपास सर्किट। पॉज दबाएं। चलिए, अब अभी तक अपन क्या क्या सीख चुके हैं बता दूं, ठीक है। बहुत सारे मेथड और आने बचे, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं मैं इसको। रेजिस्टेंस में तो मेरे 5-7 लेक्चर चले गए इसके अंदर, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में। तुम्हारे भी 2 तो चले ही गए, हो सकता है 3 और चले जाए। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा सिंपल सर्किट्स, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सीरीज पैरेलल क्या है,
तीसरे नंबर पे मिक्स पढ़ा दिया, यानी सीरीज पैरेलल की मिक्स ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, चौथे नंबर पे अपन ने पढ़ा कि उसके अंदर एक सर्किट होता है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, फिर उसके पहले अपन ने पढ़ा पॉइंट पोटेंशियल, तो चौथे नंबर पे पॉइंट पोटेंशियल। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर छठे नंबर पे अपन ने पढ़ा बाईपास सर्किट। अब ये सीक्वेंस तुम याद रखना, पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल, तीसरा मिक्स्ड। सीरीज पैरेलल मिक्स ये सिंपल सर्किट्स कहलाते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सर्किट जो आज चालू हुआ, पहले नंबर पे है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, दूसरे नंबर पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि बैलेंस्ड है, और तीसरे नंबर पे जो है वो अपन ने पढ़ा बाईपास सर्किट। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जो है वो और आगे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और लास्ट में कौन सा मेथड लगाना है ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलेगी कि ये क्वेश्चन किस मेथड से होने वाला है, क्योंकि कम से कम 7, 8, 10 मेथड्स हो जाते हैं लास्ट तक जाते जाते। अभी जैसे 6 हुए तो 4 तो एटलीस्ट और होंगे ही। ठीक है, तो उसके बाद जो है कौन सा मेथड लगाना है ये आप पे डिपेंड है। और फिर मान लो कि कुछ भी नहीं लग पा रहा, तो फिर हमारे पास अंतिम हथियार है कि हम किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।